हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सीबीएसई के सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, जिस सेशन में आ ही नहीं रहा है वो। आज हमारा डे 18, तो डे 18 में हम शुरू करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बता दें अपने दोस्तों को कि भाई 3 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, 4 चैप्टर आज से शुरू होगा और इसको भी हम 5 से 6 क्लासेस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड का बेसिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए देखते हैं चैप्टर के बारे में। कार्बन जो है वो एक लैटिन शब्द से निकला, कार्बो से। एक लैटिन वर्ड था कार्बो, उससे हमारे पास कार्बन बना। और कार्बो का मतलब होता है कोल, और कोल का मतलब हिंदी में होता है कोयला। ठीक है, तो कार्बन जो है वो एक लैटिन वर्ड से मिला, कार्बो से। कार्बो का मतलब होता है कोल, ठीक है, या कार्बो का मतलब कह सकते हैं कोयल, कार्बन। अब कार्बन का जो सिंबल होता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ECG, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से निकल आता है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। तो 6 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। क्या बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,4। अभी जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इसको यूनिक बनाती है नेचर में। क्या काम करती है? इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसको नेचर में यूनिक बनाती है। कैसे बनाती है वो समझेंगे। भाई पहली शेल कौन सी शेल है? के शेल है। दूसरी शेल कौन सी शेल है? एल शेल है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, तो 2 के 2 कंप्लीट आ गए। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4, तो 8 आते हैं, पर यहाँ पर कितने हैं? 4 है। तो इसलिए हमने पढ़ा था अभी जब हम बॉन्डिंग पढ़ रहे थे कि जो कार्बन है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैंने बोला बीच में तो न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इसको ऐसे बना लें थोड़ा दूर दूर पर, अब इसका जो साइज है वो छोटा होता है। साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज है। स्मॉल साइज की जैसे क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन की तरफ या फिर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस वजह से इसका साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है। और इसी वजह से ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता। तो क्या लिखेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए न्यूक्लियस भी लिख लेते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते और ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आता है हमारे पास कि ये ना जब 4 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है और जब 4 इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है, तो फिर हमने पढ़ा था कि ये शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करके कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये बात तो हमने पढ़ ली थी ना कि कार्बन जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता और ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता। फिर क्या काम करता है? ये उसकी शेयरिंग करता है, और जो शेयरिंग करता है वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये बात हम इतनी पढ़ चुके थे। अब इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ और सुनिए कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों
या वो एनिमल्स हों, वो सब कार्बन बेस कंपाउंड पर, कार्बन बेस कंपाउंड से ही मिली बन करके मिली होती हैं, कार्बन बेस कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं या फॉर्म होती हैं। ठीक है, क्या होगा, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सब किससे मिलकर के बने होते हैं, कार्बन बेस कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो सारी ऑर्गेनिक होती हैं। कैसी होती हैं, ऑर्गेनिक। या आप उसको ऐसे ही पढ़ सकते हो कि जितने भी कार्बन बेस कंपाउंड से बने हुए सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो कार्बन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है नेचर के अंदर कि वो हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबके साथ में अटैच होता है और उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। कार्बन कहाँ से मिला हमको, एक लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मतलब कार्बन होता है या कोल होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 4 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता। ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके, वो न्यूट्रॉन की तरफ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज होता है वो स्मॉल होता है और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो होता है वो सारे लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है, आइदर इट इज़ प्लांट, आइदर इट इज़ एनिमल, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड या विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। कार्बन बेस्ड कंपाउंड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसके साथ में कार्बन मिल करके वो कंपाउंड बना हो, दैट कंपाउंड इज नोन एज कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन के ऊपर भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर और भी एलिमेंट्स हैं, पर हमने कार्बन के ऊपर एक चैप्टर क्यों बना दिया। और आप 11th-12th में जाओगे तो आपको कार्बन के ऊपर फिर एक पूरी बुक मिल जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उन सब के अंदर आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप डिस्कस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और इनऑर्गेनिक के अंदर आप बाकी सब चीज़ें के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो कार्बन की अब हम पढ़ेंगे वर्सटैलिटी या यूनिकनेस ऑफ कार्बन। कार्बन की यूनिकनेस क्या होती है। तो बेसिकली क्लास 10th के अंदर हम 2 यूनिक पढ़ते हैं कार्बन की। तो हैशटैग यूनिकनेस ऑफ कार्बन। कार्बन की यूनिकनेस 2 होती हैं, एक तो होता है टेट्रावेलेंट और दूसरा होता है कैटिनेशन या सेल्फ कंबाइनिंग बोलते हैं। सेल्फ कंबाइनिंग, कॉम्बिनेशन लिख लेंगे, इसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। कैटिनेशन, ठीक है। चलिए, टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4। तो हमने पढ़ा भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 4 है। तो इसके मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि उसकी वैलेंसी कैसी है, टेट्रावेलेंट है। ठीक है, और टेट्रावेलेंट होने की वजह से ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता। ये सिर्फ क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करता है दूसरे एलिमेंट के साथ में या अपने ही एलिमेंट के साथ में मिलकर के कार्बन की लॉन्ग चेन को फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो पहली यूनिकनेस हो जाती है कि इट हैज़ 4 वैलेंसी। तो टेट्रावेलेंट का मतलब होता है वैलेंसी और टेट्रा का मतलब क्या है, 4। दूसरा आता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर के एक लार्ज चेन को फॉर्म कर लेता है, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन या सेल्फ कैटिने या बोलते हैं कैटिनेशन। बात समझ में आया। सेल्फ लिंकेज, सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कार्बन जो है, कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने ही एटम के साथ में दूसरे एटम के साथ में मिल करके एक लार्ज नंबर ऑफ चेन को फॉर्म कर सकता है, एक लॉन्ग चेन को फॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन एटम आपस में लिंक होकर के एक लंबी चेन बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। आपको वर्ड से भी समझ आना है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब अपने ही एक दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होकर के एक लंबी चेन बना देता है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब सेल्फ कॉम्बिनेशन का होता है 3 तरीके से चेन फॉर्म करता है। एक होता है लीनियर चेन, दूसरा होता है ब्रांच चेन, और थर्ड नंबर पे आ जाता है रिंग फॉर्म।
रिंग चैन या क्लोज चैन भी बोल सकते हैं इसको। लीनियर चैन क्या होता है? लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, जब कार्बन कार्बन से मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन की चैन बनाता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चैन। ब्रांच चैन का मतलब क्या है? जब कार्बन की किसी लीनियर चैन के साथ में कोई ब्रांच भी ऐड हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं ब्रांच चैन। अब ब्रांच नीचे भी ऐड हो सकती है और ब्रांच ऊपर भी ऐड हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच चैन। क्लोज चैन का मतलब क्या है? जब कार्बन कार्बन के साथ में मिल करके क्लोज चैन फॉर्म करते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, या इसको साइक्लिक चैन भी बोल सकते हैं। जो क्लोज स्ट्रक्चर बनता है, रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं रिंग चैन। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, लीनियर चैन, ब्रांच चैन और रिंग चैन। तो कार्बन की दो यूनिकनेस होती हैं, पेपर में आता है कि कार्बन की यूनिकनेस बताएं, तो पहली यूनिकनेस क्या हो जाएगी? टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, तो कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी। और दूसरे क्या होता है? सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? कार्बन अपने साथ ही अटैच होकर के एक लार्ज नंबर की चैन बना सकता है। वो चैन 3 फॉर्म की बन सकती है, लीनियर चैन, ब्रांच चैन, क्लोज चैन, साइक्लिक चैन या रिंग चैन। ठीक है, इसके बाद आता है कार्बन जो है नेचर के अंदर 2 फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन फाउंड इन नेचर इन 2 फॉर्म। 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला कंबाइंड फॉर्म और दूसरा नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म को हम बोलते हैं फ्री फॉर्म। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको CO2, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के पाया गया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कंबाइंड फॉर्म। और अगर मैं बात करूँ नेटिव फॉर्म की, तो नेटिव फॉर्म का मतलब होता है जब कार्बन सिर्फ अकेला पाया जाए, या इस तरीके से बोलेंगे कि कार्बन सिर्फ अपने कार्बन के एटम के साथ में अटैच होकर के पाया जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेटिव फॉर्म। भाई दूसरे एलिमेंट के साथ तो रिएक्ट नहीं हो रहा, अपने एलिमेंट अपने दूसरे एटम के साथ तो रिएक्ट हो रहा है, तो वो फ्री फॉर्म में ही कहलाएगा। अगर कार्बन की बहुत सारी कोई चैन मिल करके कोई चैन की फॉर्म में पाया जा रहा है तो वो फ्री फॉर्म के अंदर कंसिडर होगा, या नेटिव फॉर्म बोलेंगे उसको। और कंबाइंड फॉर्म किसको बोलेंगे? जब कार्बन किसी एक पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट होकर के बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म। अब नेटिव फॉर्म जो होता है वो कार्बन की 3 तरीके से पाई जाती है। पहला आता है डायमंड, दूसरा आता है ग्रेफाइट, और फिर आता है बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, तो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस। अब जो कार्बन के जो नेटिव फॉर्म होते हैं ना, जब कार्बन नेटिव फॉर्म में पाया जाता है तो उसको हम उसके एलोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि जब कार्बन जो है वो नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, नेटिव फॉर्म का मतलब है कार्बन अपने दूसरे कार्बन के एटम के साथ में लिंक होकर के जब नेचर के अंदर पाया जाता है, तो उसको हम कंबाइंड नेटिव फॉर्म बोलते हैं, फ्री फॉर्म बोलते हैं। और उसके अंदर जो कार्बन पाया जाता है उसको हम उसके एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। अगर आपसे एलोट्रॉप्स पूछा जाए कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से हैं, तो आप वही तीनों के नाम लिखोगे जो आपको नेटिव फॉर्म में पाया जाता है कार्बन। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। अब हम 1 बाय 1 तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है, बकमिंस्टर फुलरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे डायमंड। डायमंड क्या होता है? डायमंड एक कलरलेस सब्सटेंस है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, चमक होती है। ठीक है, डायमंड क्या है? एक कलरलेस सब्सटेंस है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक होती है, और ये नेचर के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बताया जाता है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम डायमंड को हीट करते हैं तो हीट करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिलीज करता है,
और क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ अगर हमने डायमंड को हीट किया तो उसने कौन सी गैस निकाली, और जो गैस निकाली उसका टेस्ट बताओ किस तरीके से होगा। तो हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास कराएंगे तो वो सॉल्यूशन को मिल्की कर देगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, है ना। और ये वाइट कलर का पीपीटी होता है। बात समझ में आ रही है कि अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल्की टर्न हो जाता है तो वी कैन से दैट दिस गैस इज नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अगर वो मिल्की नहीं होता तो हम क्या कहेंगे कि वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। टेस्टिंग आती है कि बताओ हमने डायमंड को हीट करा तो जो गैस बाहर निकली है उस गैस की टेस्ट बताओ कि वो कौन सी गैस है, या हाउ कैन यू से दैट दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे बताएंगे कि अगर हम इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास करते हैं और अगर वो सॉल्यूशन को मिल्की कर देती है, सो वी कैन से दैट दिस गैस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। उसके बाद कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, डायमंड सॉरी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। क्या आता है? डायमंड का स्ट्रक्चर। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में बन सकता है अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो, या अच्छी हुई तो, क्योंकि आप तो पढ़ लोगे अब। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड जो है वो उसके अंदर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ में लिंक होता है और रेगुलर टेट्रा हेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है। बात समझ में आई? स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम के साथ में लिंक होता है और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि डायमंड क्या होता है? कलरलेस सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये CO2 निकालता है, और CO2 गैस की टेस्टिंग हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब उसको पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम के साथ में अटैच होता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है। और अगर किसी भी कंपाउंड के पास, सब्सटेंस के पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। जब यहाँ पर एक कार्बन के पास 4 फ्री वैलेंसी होती हैं और ये बाकी 4 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये इसकी सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस जो इसके पास खत्म हो गए, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। कार्बन के, अगर डायमंड के यूजेस आते हैं तो डायमंड का यूजेस क्या है? डायमंड का यूज होता है कि ये ग्लास के, जो ग्लास को काटा जाता है, ग्लास कटर में हेल्प होती है इसकी, डायमंड की। ठीक है, ग्लास कटर में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, ज्वेलरीज बनाने के काम में आता है। तीसरा, सर्जन इस्तेमाल करते हैं कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए, तो वहां भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा। फिर आता है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ओपैक सब्सटेंस होता है, ओपैक ग्रेइश कलर का, ग्रेइश सब्सटेंस। ओपैक का मतलब क्या होता है? ओपैक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर लाइट प्रोपोगेट नहीं कर सकती, उसको हम ओपैक के नाम से जानते हैं। ओपैक का मतलब जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, उसको हम ओपैक सब्सटेंस बोलते हैं। ग्रेइश कलर का सब्सटेंस होता है ओपैक। दूसरा, ये सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी इन टच होता है, स्लिपरी इन टच होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसको बर्न करते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर यह भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग मैंने भी डायमंड में बताई, उसकी तरह से सेम होती है। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो लिखेंगे इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कार्बन की जो शीट्स होती हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अटैच होती हैं, वो लेयर्स की फॉर्म में
लिंक होते हैं और उन लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो वीक होता है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, कैसा होता है? वीक होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके अंदर कार्बन की शीट्स जो हैं वो एक दूसरे के, कार्बन की बहुत सारी शीट्स बनती हैं, तो उनकी लेयर्स जो होते हैं वो लेयर बाय लेयर कनेक्ट होते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे एक लेयर ये हो गई कार्बन की शीट की, ठीक है, ये दूसरी लेयर के साथ में कनेक्ट है यहाँ पर, फिर ये ऐसे दूसरी लेयर के साथ में कनेक्ट है यहाँ पर इस तरीके से, फिर ये यहाँ पर दूसरी लेयर के साथ में कनेक्ट है इस तरीके से, तो ऐसे कनेक्ट होती चली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन की जो शीट्स होती हैं वो लेयर्स के फॉर्म में लिंक होती हैं और उन लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, और उस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वीक वॉन्डरवॉल फोर्स के नाम से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, यहाँ पे लिख लेंगे, हेक्सागोनल रिंग्स बनती है। मैंने बनाई भी हेक्सागोनल रिंग्स है, हेक्सागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग्स बनते हैं या हेक्सागोनल कार्बन की शीट्स बनती हैं, फिर वो शीट्स जो हैं वो लेयर की फॉर्म में अटैच होती हैं। किसकी हेल्प से? एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, उसको हम वीक वॉन्डरवॉल फोर्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। हमने अभी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पढ़ा था, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड्स बनती हैं वो कार्बन से ही बनती हैं, कार्बन के ग्रेफाइट से बनती हैं। और हमने पढ़ा था कि वो कैपेबल होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, आगे तक ट्रांसफर कराने के लिए। तो यहाँ पर हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि यहाँ पर जो होता है एक वैलेंसी खाली रहती है, इसके स्ट्रक्चर में एक जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो खाली रहती है, और जब वैलेंसी खाली रहेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ईजिली कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। दूसरी बात क्या है कि हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है, और जो पेंसिल के अंदर जो लेड होती है वो भी ग्रेफाइट की होती है, वो ग्रेइश कलर की होती है, ओपैक होती है, स्लिपरी इन टच होती है और सॉफ्ट इन नेचर होती है, जिसकी वजह से जल्दी से टूट जाती है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस। देखो बकमिंस्टर फुलरेंस क्या होता है, यहीं पे देख लो। बकमिंस्टर फुलरेंस का फॉर्मूला होता है कार्बन के 60 एटम्स। जब कार्बन के 60 एटम्स का एक साथ अरेंज होकर के फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस। कार्बन के 60 एटम के अंदर जो हमारे पास 20 तो हेक्सागोनल होते हैं और 12 पेंटागोनल पैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल्स पैनल्स होते हैं। ठीक है, और टोटल कितने होते हैं? टोटल कार्बन के 60 एटम है। कार्बन के 60 एटम मिलकर के एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक बॉल शेप बना देते हैं। उसके अंदर कार्बन के 60 एटम्स लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ में, जिसके अंदर 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और 12 पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। तो ये थे कार्बन के एलोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, कल हम पढ़ेंगे इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। बेसिकली 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में हम कल से डिस्कस करेंगे, और इसमें IUPAC नेम भी पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, चैनल पे आकर के डेली थोड़ी वीडियो देखते रहना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेपर में क्वेश्चन बनता है इससे अच्छा, आप अगर सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे वो क्वेश्चन आपको ईजिली आप अटैम्प्ट करने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, इसको जब तक नोट करिए। ये आज की बेसिक क्लास थी। कल हम शुरू करेंगे अपना डे 19 और उसमें हम पढ़ेंगे इसके आगे का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।